हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है। आप सबको पता होगा कि हमारी कृषि प्रवेशक की भर्ती जो है 8 मार्च को है। उस इस भर्ती के मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट जब स्टडी कर रहा है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या वो फिर रिवाइज कर रहा है या उसका रिवीजन चल रहा है, तो ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग में पूरे वीडियो को देखेगा। वीडियो को देखने के बाद में उसको पूरा अनुमान लगेगा कि इस टॉपिक से इतने नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ताकि विद्यार्थियों को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनको पता तो होना चाहिए कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जामिनर 100% क्वेश्चन यहां से पुटअप करता है और वहां उस टॉपिक को हमें अच्छे से क्लियर करना है और उसको बार बार रिवाइज के मोड में लाना है। बार बार वहां के कंफ्यूजन जो भी क्रिएट हो रहा है टॉपिक में, उसको हम रिवाइज करके उसका सॉल्यूशन करके टीचर की क्लास देख के कैसे भी हमें कंप्लीट करना है। तो प्यारे दोस्तों, आज एग्री एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मैं बताने जा रहा हूं पिछली भर्ती 2022-23 की भर्ती में भी मैंने संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस किया। प्लेलिस्ट में मेरी क्लास पड़ी हुई है। आज फिर 2 या 3 महीने पहले मैं विद्यार्थियों को यह बताने जा रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, कितने नंबर का कौन से टॉपिक से प्रश्न आएगा। तो ध्यान से सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि सबको उनको यह पता लग जाए कि वास्तव में इस टॉपिक से ये प्रश्न आएगा और ये उसका संपूर्ण सिलेबस है, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम से हमारे 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 प्रश्न आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। अभी मेरे पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हिंदी को हटा के करंट आप अगर करंट डाल देती है अधीनस्थ बोर्ड तो अच्छा रहेगा। ऐसा अभी कोई मसूदा तैयार नहीं हुआ है, करंट आए। अभी जो सिलेबस है वही अधीनस्थ बोर्ड मान रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है पेपर होगा। अभी तक की सूचना के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। आगे क्या होता है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो सिलेबस है, जो सिलेबस पिछली बार वाला सिलेबस था, उससे पहले भी वही सिलेबस था, उसी सिलेबस का हम संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। वही सिलेबस आपका रहने वाला है। उस सिलेबस में कोई ऐड होगा तो वो करंट ऐड की जा सकती है, कुछ इस तरीके का ऐड किया जा सकता है। अभी जो सिलेबस है उसी के बारे में हम संपूर्ण। सबसे पहला हमारा मोटिवेशन कोट है, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कल को आसान बनाना है तो आज लगातार आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े हार्ड वर्किंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और किस्मत जिसको साथ देती है, कहते हैं किस्मत मेरे साथ नहीं दी, किस्मत उसी को बादशाह बनाती है जो किस्मत को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता है कि मैंने जो कर्म किए हैं, मैंने जो काम किए, उससे किस्मत को भी झुकना पड़ेगा और किस्मत को भी साथ देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो हार्ड वर्किंग किया है, हार्ड वर्किंग प्रोसेस फेस से गया हूं, तो किस्मत भी उसके साथ देती है। तो यहां पर आज मैं बात करने वाला हूं आपके संपूर्ण, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड के अंदर, कृषि प्रवेशक 2025 के संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण। कौन से टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न आएगा और किस प्रकार का प्रश्न आएगा, और टॉपिक वाइज सिलेबस का गहन अध्ययन करेंगे। और अगर आपको तैयारी करनी है, अब तैयारी का वक्त आ गया है, इस सिलेबस को पढ़ना, टॉपिक का एनालिसिस करना, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा व्याख्या आपके सामने करने वाला हूं। आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये टॉपिक है, इससे ये प्रश्न आएगा और इस प्रकार का प्रश्न आएगा, इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से मिला लेना और इस टॉपिक से 100% 2 से 4-5 साल पुराने पेपरों से मिला लेना और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है। स्मार्ट स्टडी करनी होती है, स्मार्ट स्टडी। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर देखिए, सामान्य हिंदी के बारे में बात करें। सामान्य हिंदी, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, मैं फटाफट मैं आपको ये रिवीजन के रूप में या सिलेबस का एनालिसिस करूंगा, क्योंकि वीडियो को आप थोड़ा सा अगर टाइम जा रहा है तो 1.5 के ऊपर करके भी आप स्पीड से देख सकते हो, कोई ना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हिंदी के बारे में। और हिंदी में सबसे पहला बात है यहां पर शब्दों का संधि विच्छेद।
संधि विच्छेद यानी कि संधि वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके एग्जाम में याद रखो, संधि से जो प्रश्न आएगा वो आपके प्रश्न मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा ध्यान रखना, मिनिमम 1 और 2 से ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके हिंदी में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से, हिंदी में से 15 क्वेश्चन आएंगे। और कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 क्या होगी इसकी, नेगेटिव मार्किंग। तो यहां पर हम जो 15 क्वेश्चन आएंगे उन 15 क्वेश्चन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, संधि और शब्दों का संधि विच्छेद। जैसे आपका पूछ लेते हैं, जैसे हिमालय में संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहां पर कोई सा भी शब्द आ सकता है, यहां पर आपके जो है मुख्य रूप से कोई सा भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिम प्लस आले, हिम प्लस आले। इस तरीके से एक तो ये प्रश्न बनता है, और एक ये पढ़ सकता है कि हिमालय में कौन सी संधि है, हिमालय में कौन सी संधि है, वो पूछ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर कोई सा भी डिफिकल्ट कोई सी भी संधि आ सकती है, स्वर संधि आ सकती है, विसर्ग संधि आ सकती है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल आ सकता है। स्वर संधि के कई प्रकार होते हैं, अयादी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है। इन सब के प्रकार में से कोई सा भी प्रकार पूछा जा सकता है। तरीका ये रहेगा, मैं एक तो संधि विच्छेद किया हुआ वो आ सकता है, संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जा सकता है निम्न में से हिमालय में कौन सी संधि विच्छेद है, इसमें कौन सी संधि है, या हिम प्लस आले किसकी संधि विच्छेद है, कौन से शब्द का संधि विच्छेद है, इसका शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, निम्न में से बताइए। निम्न में से 3-4 एग्जांपल देतेंगे, उनमें से असुमिलित पहचानिए। जो 4 शब्द दे रखे हैं, 4 संधि विच्छेद दे रखे हैं, उनमें से कौन सा गलत संधि विच्छेद कर रखा है उसको टिक करना है, उसको असुमिलित बताइए, तो वो चुनना होता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से मिलान कीजिए, कौन कौन से सही है, उन सहीयों को मिलान कीजिए। और 1 2 3 4 ऑप्शन में आ सकता है, 2 3 1 ऑप्शन में आ सकता है, 1 2 3 ऑप्शन में आ सकता है। तो यहां पर आपका प्रश्न आएगा 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं, मिनिमम 1 और 2। समास से 100% आपका एक प्रश्न बनेगा, 100% संधि और समास से आपका एक एक प्रश्न आने वाला है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इन दोनों टॉपिक में से प्रश्न आएगा, उपसर्ग में से प्रश्न आएगा, और प्रत्येक देखो दोनों में से कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है और कभी कभी 2 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहां पर चांस क्या बनते हैं, चांस बनते हैं 2 प्रश्न आने के। कितने प्रश्न आने के, 2। एक उपसर्ग में से आएगा और एक इसमें से आएगा, प्रत्यय में आएंगे। टोटल मिलाकर आपके 4 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए, 4। और शब्द युगम का अर्थभेद आपको यहां से भी क्वेश्चन आएगा। पर्यायवाची शब्द जितने भी हैं वो याद कर लेना। जो 9 से लेकर 12th वाली बुक है उनमें पर्यायवाची शब्द हैं, उन पर्यायवाची शब्द को याद कर लेना। सभी शब्दों को 9 से 12th की बुक में से याद करना है और किसी भी किताब में नहीं देखना है। उनके अलावा कोई भी आपके एग्जाम्पल या कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं आएगा एग्जाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, 9 से 12th वाली जो बुक है उसमें वो हिंदी वाली बुक है, माध्यमिक शिक्षा एनसीईआरटी की बुक है, वहां से देख लेना। वहां से एक पर्यायवाची शब्द का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक विलोम शब्द, वही आपको 9 से 12th वाली बुक में देखना है। एक प्रश्न आपका विलोम शब्द से आएगा। तो ये सारी चीजें, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और सब, ये सब क्या है, ये चीजें याद करने वाली है। इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन मोड में लाना पड़ेगा, हर दिन देखना पड़ेगा, हर दिन रिवाइज करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। जब ही जाकर ये पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आपके क्या होंगे, और शब्दों के युग्मों का अर्थभेद निकालने वाले ये आपको ये होंगे। शब्द शुद्धि से 100% क्वेश्चन आएगा, शब्द शुद्धि से। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि से 100% आपका क्या आएगा, प्रश्न बनेगा। दोनों में कभी कभी एक एक प्रश्न आ जाता है या एक प्रश्न आ जाता है। देखो मैंने आपको क्या बताया, हर टॉपिक से प्रश्न बनता है। हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न आपका बनता है। तो शब्द शुद्धि आपको अच्छे से, अब शब्द शुद्धि में एक आपको शब्द दे दिया जाएगा, उसमें किस प्रकार की अशुद्धि है,
आपको पहचानना है इसमें कौन सा शब्द अशब्द है, अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द को पहचानिए। या फिर बड़ा स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें से कौन सा वाक्य पूरा अशुद्ध है या कौन सी जो है शब्द कौन सा अशुद्ध है। वाक्य शुद्धि में क्या होगा, वाक्य शुद्धि में तो पूरा वाक्य दिया जाएगा और शब्द शुद्धि में पर्टिकुलर एक शब्द दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से वो जोड़ों में दे देगा कि ए वाला में कौन सी गलत है, बी वाले सी वाले डी पे नीचे ऑप्शन दे देगा, ए बी सी गलत है, ए सही गलत है, 1 सी सही गलत है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे इस बार, याद रखना। इस बार सुमेलित और असुमेलित और 1 2 3 वाले प्रश्न बनेंगे। लगभग 50 से 60% पेपर इसी प्रकार का पैटर्न पर आएगा और 40% वो एबीसीडी वाले 40% ही क्वेश्चन आएंगे। 50 से 60% आपको इसमें सुमिलित करने वाले, कथन को मिलान करने वाले, असुमिलित वाले 1 2 सही है 3 सही है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप याद रख लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर शब्द शुद्धि हुआ, उसके बाद में वही हिंदी आपकी मुख्य रूप से पार्ट वही 1 चल रहा है आपका हिंदी का। हिंदी में एक वाक्य शुद्धि बच गई है, वाक्य शुद्धि में से 1% बनता है, लोकोक्ति में से 1% बनता है और मुहावरे में से 1% बनता है। पारिभाषिक शब्दावली से क्या बनता है, 1%। तो टोटल ये 12 क्वेश्चन, 12 टॉपिक है, 12 क्वेश्चन तो हो गए। कभी कभी 15 क्वेश्चन, देखो 2% आने के चांस किस किस में से हैं, एक तो संधि में, ध्यान रखना इसमें से 2% आएंगे, याद रखना। और एक मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखो, मैंने यहां पे बताया था, देखो 2% और किस में आ सकता है, एक समास में से आ सकता है। किस में आ सकता है, समास में से। देखो 1% तो आएगा, 1 से 2% क्या बन सकते हैं, समास में से। तो और समास में से आ सकता है, और एक सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी होती है ना, संज्ञा सर्वनाम इनसे संबंधित जहां संधि स्टार्ट होती है उससे पहले की जो जानकारी है, वहां से एक क्वेश्चन जनरल से बनता है, सामान्य से बनता है। टॉपिक से अलावा जो आपका जनरल नॉलेज है हिंदी से रिलेटेड, उससे प्रश्न बनता है। इस प्रकार से आपके जो है कंप्लीट कितने क्वेश्चन हो गए, यहां पर जो है आपके 15 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 15। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, टोटल कितने, हाँ, तो पारिभाषिक शब्दावली से भी कभी कभी 2% आ जाते हैं। तो एक तो समास, एक आपका मुख्य रूप से संधि विच्छेद और एक पारिभाषिक शब्दावली। विलोम शब्द और पारिभाषिक शब्द, पर्यायवाची शब्द में भी बनता है 1 2 क्वेश्चन, लेकिन वहां से आपका 1% ही आने वाला है। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। इन 15 क्वेश्चन में से वह कौन से टॉपिक है जिसमें से आपको 100% एक्यूरेसी रखनी है। वहां आप बिना सोचे समझे अगर बार बार रिवीजन कर रहे हो तो वहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक तो पारिभाषिक शब्दावली से आप प्रश्न बिल्कुल सही कर सकते हो, क्योंकि याद करने वाली चीज है ना, इसमें कोई शुद्धि देखनी है ना कोई अशुद्धि देखनी है। दूसरा, आपको मुहावरे प्यारे रसगुल्लो याद करने वाली चीज है, प्यारे दोस्तों याद करने वाली चीजें। बार बार याद करोगे, बार बार समझोगे तो मुहावरे अपने आप याद होंगे। उन सभी टॉपिक को एक लिस्ट बना लो जिनको हमें याद करना है, जिनको समझना नहीं है, केवल याद ही करना है, बार बार रिवीजन करना, उनको अलग से एक उसमें लिख लो, इनको याद ही करना है। लोकोक्ति, आपको वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि में थोड़ा तो संधि आनी चाहिए, संधि विच्छेद करना आना चाहिए और शब्दों को जोड़ना आना चाहिए, शब्दों को पूरा पता होना चाहिए ये शब्द सही है कि नहीं है। तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए इसको तो समझना वाला यह टॉपिक है। दूसरा, जैसे विलोम शब्द याद कर सकते हो, पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हो, समास में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 6-7 टॉपिक है, जिसको 5-6 टॉपिक है जिसको आपको केवल याद करना है, वहां से आपके 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यानी कि 15 में से 7-8 6-7 क्वेश्चन का मतलब 50% क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका 50% क्वेश्चन हिंदी में सही हो गए तो आप सिलेक्शन के साइड हो, यानी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर किसी को संधि विच्छेद नहीं आ रहा है, बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये 5-6 टॉपिक है, इनको याद करना है, रिवाइज करना है, केवल पढ़ना है, बार बार एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है, तो भी आपके 50% हिंदी में प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगर संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि नहीं भी आ रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके सही हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, हिंदी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपने जीके की, सामान्य विज्ञान की। राजस्थान का सामान्य विज्ञान, देखो राजस्थान के सामान्य विज्ञान से टोटल 25% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे टोटल, देखो टोटल कितने परसेंट आएंगे, 25% आएंगे सिलेबस के हिसाब से। और इसमें से 25 में से आपके राजस्थान जीके के भूगोल हैं, कला संस्कृति और इतिहास है। छोटा सा सिलेबस है राजस्थान जीके का, छोटा सा सिलेबस, और इस छोटे से सिलेबस से आपको
25% मिलेंगे। मतलब कि आपके सब्जेक्ट में टॉप स्कोर करना है। अगर आपकी जीके शानदार जानदार लल्लन टॉप है तो निश्चित रूप से आप स्मार्ट माइंड से, स्मार्ट दिमाग से जीके के उन प्रश्नों को, उन टॉपिकों को लेकर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। देखो राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भैया राजस्थान की भौगोलिक संरचना, तो आप भौगोलिक विभाजन और संरचनाएं, अरे भौगोलिक संरचना पूरे राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी भौगोलिक संरचना है, उत्तरी पश्चिम में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी, पूर्व में कौन सी है, जो सक्सेना का जो भौगोलिक संरचना है उसकी उच्चावच के आधार पर, उसके जलवायु के आधार पर इन भौगोलिक विभाजन आपने अच्छे से पढ़ लिया। अर्ध शुष्क कहाँ है, शुष्क कहाँ पर है, ठीक है, उप आर्द्र कहाँ है, आर्द्र कहाँ पर है, दक्षिणी पश्चिम में तो ये सारे क्या है, ये सारे राजस्थान के भौगोलिक विभाजन। और मैं आपको एक बता देता हूँ, 1 से लेकर 2% याद रखना, और एक भौगोलिक, ये लगभग सेम सा ही है भौगोलिक विभाजन, तो लगभग 2% आएंगे इसमें से 2 से 3% पूछा जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे बड़ा टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक संरचना और विभाजन, तो यहाँ से 3%, 2 से 3% आएंगे, और यही ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो लगभग आपको ज्योग्राफी अर्थात भूगोल समझ में आ गई। क्या आ गई? भूगोल समझ में आ गई। आपको पूरा मैप समझ में आ गया कि पश्चिमी राजस्थान ये है, दक्षिणी राजस्थान ये है, पूर्वी राजस्थान ये है, उत्तरी राजस्थान ये है, इसकी जलवायु ये है, इसमें इस प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, इस प्रकार की इसकी जो है वनस्पति है, इस प्रकार के लोग, यहाँ पर लोगों की डेंसिटी रहने की ये है, वो सारा पता है। तो आपका जलवायु वाला टॉपिक भी ठीक हो जाएगा, और पर्वत वाला टॉपिक भी ठीक हो जाएगा, और नदी वाला टॉपिक भी ठीक हो जाएगा। केवल डिपेंड कर रहा है इस टॉपिक पे। तो जलवायु से 1% पूछा जाएगा, पर्वत से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नदियां जो हैं कभी कभी 1 और 2 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर इन 6 टॉपिकों से आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 से 7% भूगोल के आएंगे, ज्योग्राफी के। अब ये हो सकता है कि वो 10 भी कर दे भूगोल में से। अभी तक तो मेरे जो आया है पर्सन प्रीवियस ईयर पेपर में मैं देख के आया हूं, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से स्टडी किया है, तो लगभग 7 8 6 7 8 के बीच में पर्सन आए हुए हैं। हाँ, इस बार 10 दे दे भूगोल से, हो सकता है, एग्जामिनर का मूड है। लेकिन आप तो क्या करोगे कि मिनिमम तो 6 और मैक्सिमम 8, इससे ज्यादा पर्सन भूगोल से नहीं आएंगे। 6 से 8 के बीच का रेंज आपको रखना है। 6 से 8 क्वेश्चन आपके भूगोल से आएंगे, और सिंपल इजी पर्सन आएंगे, आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, मैंने ये बता दिया, आपका याद है। अब आपने थ्योरी सारी पढ़ ली, तो केवल और केवल आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा होगा नए नए प्रश्न बनाओ, अपने दिमाग से नए नए प्रश्न बनाओ। ये ऐसे आरपीएससी के पुराने पेपर उठाओ, अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर उठाओ, जो प्रश्न है उनके प्रश्न देखो, और फिर अपने दिमाग से प्रश्न बनाओ। ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे। देखो, एक नया प्रश्न आएगा दिमाग पे, एक नया प्रश्न उठ के आएगा दिमाग में, और फिर आपका माइंड इतना जबरदस्त काम करेगा, और अपने आप को अंदर से आत्मविश्वास कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार पक्का है, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है, क्योंकि आपने पूरे माहौल को अपने दिमाग के इर्द गिर्द घुमा लिया। पूरी ज्योग्राफी को, पूरी हिंदी को आपके दिमाग के इर्द गिर्द उस वातावरण में आपने शामिल कर लिया। अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली। नेगेटिव नहीं होगा, प्रश्न नेगेटिव होने के चांस नहीं होंगे। आगे देखो, तो ये सब सिलेबस मैंने एनालिसिस किया। नदियों से डायरेक्ट प्रश्न आता है। क्या प्रश्न पूछते हैं? निम्न नदियों में कौन सी नदी असुमिलित है उसके उद्गम स्थान से? निम्न में से कौन सी सहायक नदी है? निम्न में से बनास की सहायक नदी है? निम्न में से बनास से निकलने वाली जो भीलवाड़ा से निकलती है, उन नदियों का सही क्रम कौन सा है? कौन कौन सी भीलवाड़ा से उद्गम होती है? कौन कौन सी हैं जो मुख्य रूप से जो और जिलों से निकलती हैं? तो जैसे बनास है, चंबल का उद्गम स्थान कौन सा है? चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? चंबल की सहायक नदियों के उद्गम स्थान कौन कौन से हैं? वो कहां आकर वो मिलती हैं? उनकी मुख्य रूप से जो है दाईं दिशा से बहती है या बाईं दिशा से बहती है? वो किस, सारा ज्योग्राफी मैप के अकॉर्डिंग दिमाग में आना चाहिए। नदियां, ये नदी यहां से बहती हुई इस जिले से होती हुई इस जिले में, इस नदी, ये दूसरी नदी आके इसमें मिल गई, तो ये इसकी सहायक नदी हो गई। ये आई यहां पर मिली, दूसरी सहायक नदी इसमें जुड़ गई, यहां आकर यहां पर इसका क्या है, ये इसका मिलन है। यहाँ विल्य जो हो रही है, जहां नदी मिल रही है, वो उसका क्या है, वह लास्ट में जो है उद्गम से लेकर उसका विल्य होने वाला पार्ट। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर अभी ट्रेड में है,
सहायक नदी और सहायक नदी का उद्गम स्थान और कौन से स्थान से निकल रही है और कहाँ जाकर मिल रही है, ये आपको उस पर बनने वाली और भी जैसे कई बांध बन जाते हैं, कई प्रकार के बांध हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जलवायु, कोपेन का वर्गीकरण से हमेशा प्रश्न आता है। कोपेन का वर्गीकरण हमेशा प्रश्न आएगा। इस बार भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कोपेन का वर्गीकरण ही पूछा जाएगा। और पर्वत, जितने भी पर्वत है, जब आप पर्वत पढ़ोगे, जैसे भौगोलिक विभाजन में बहुत सारे उड़िया का पठार कहाँ है, मुख्य रूप से पूछा जाता है। मेसा का पठार कहाँ है, बेराज का पठार कहाँ है, ये पर्वत कौन सा है, आबू पर्वत कौन सा, आबू पर्वत में मुख्य रूप से ये पूछा जाएगा आपको जो है। तो पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं और पर्वतों के नाम, उन चोटियों के नाम आपको पता होने चाहिए। दक्षिणी अरावली की चोटियां कौन सी है, उत्तरी अरावली की चोटियां कौन सी है। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा दक्षिणी अरावली की चोटियां आपके एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि वहीं दक्षिण दिशा में अरावली की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। दक्षिण दिशा में ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चोटियाँ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली। मरुस्थल एक सिंपल टॉपिक है। मरुस्थल कितने प्रकार का होता है? आज मरुस्थल में अकाल कितने कितने टाइप के अकाल होते हैं, मरुस्थल के प्रकार क्या होते हैं, और मरुस्थल से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, राज्य सरकार का क्या क्या योजनाएं हैं, उस योजनाओं से, मरुस्थल की योजनाओं से उनके सन पूछा जाएगा या उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाएगा किसी योजना का। और मरुस्थल से एक प्रश्न आपका पक्का है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका टाइम वेस्ट नहीं करें, दूसरा आगे आपकी राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास शानदार जानदार, सुपरवाइजर के सिलेबस में इतना सा इतिहास दे रखा है। 4-5 राजा महाराजा पढ़ना है और 1-2 सभ्यता पढ़नी है। और आपको राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान के एकीकरण के साथ साथ 1857 की क्रांति, जो आधुनिक राजस्थान की क्रांति है राजस्थान की, उसमें प्रजामंडल भी आ गए, 1857 की क्रांति भी आ गई। ठीक है। और राजस्थान के क्रांतिकारी वीर जो हैं वो भी आ गए। और प्रजामंडल से संबंधित जो जो आपके जो हैं हितकण सभाएं चली थी, राजनीतिक जन जागरण चला था, राजनीतिक जन जागरण जो हैं, जो अखबार थे, उनसे भी कभी कभी जो है जो जो आपके किसान में किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, एक देखो यहाँ पर कालीबंगा और आहड़ सभ्यता। अब देखो दोनों में से एक ही आएगा, कालीबंगा और आहड़। ऑप्शन में अगर कालीबंगा और आहड़ ही है, देखो ऑप्शन में 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में एक तो कालीबंगा रहेगा, एक आहड़ रहेगा और 2 अलग सभ्यता रहेगी। आपको पता है सिलेबस में 2 ही सभ्यता है, इसका मतलब 2 तो जो दूसरी है सभ्यता वो तो कट जाएगी, बचेगी 2 ही। तो एक का तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो इसका कालीबंगा की विशेषता है या आहड़ की विशेषता है, ये प्रश्न आपका पक्का बनता ही है, इसको गलत होने के चांस ही नहीं है। महाराणा कुंभा से प्रश्न आएगा। याद रखना, ये जितने भी राजा महाराजा बोल रहा हूं मैं, उसमें आपके जितने राजा महाराजा दे रखे हैं उसमें 3 प्रश्न बनते हैं, 2 से 3 प्रश्न आएंगे। और वो 2 से 3 प्रश्न जो हैं कौन से राजा महाराजा से आएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ बता दूंगा कि इनको अच्छे से, इनको भी देखना है लेकिन इनको अच्छे से याद करना है। 2-3-4 प्रश्न देखो, महाराणा कुंभर से प्रश्न पक्का बनेगा, एग्जामिनर हमेशा देता है। और एक महाराणा सांगा से, क्योंकि ये मेवाड़ के हैं, मेवाड़ फेमस है, मेवाड़ अपनी जो है इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस है। और एक महाराणा प्रताप, इन तीनों को तो मेवाड़ को आपको याद करना ही है। इन तीनों में से 2 प्रश्न आपके पक्के एग्जामिनर पूछेगा, 2 से 1 या 2 प्रश्न आपके पक्के आएंगे। 90 देखो, राव जोधा अगर याद होता तो ठीक है, राव मालदेव याद होता तो ठीक है, महाराणा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास। अब देखो जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम और सवाई जय सिंह, ये याद कर लेना। और एक भी, ये 2, एक तो ये और एक ये, इनमें से ही आपको 2 या 3 प्रश्न मिल जाएंगे। याद रखना, ये एक 3 तो ये और 2 ये, इनको तो आपको अच्छे से रटना है भैया। इतिहास में ये 5 महाराजा ही आपसे एग्जाम में प्रश्न सही करवाएंगे। 4 प्रश्न आएंगे, 3 से 4 प्रश्न आएंगे तो आपके 3 प्रश्न सही हो जाएंगे। और पर अगर ध्यान नहीं दो, एक तो जयपुर पर और एक मेवाड़ पर, मेवाड़ के 3 हैं और जयपुर के कितने हैं, 1 और 2, और एक बीकानेर का गंगा सिंह है। याद करो तो अच्छे से देख लेना, अच्छे से एक बार उसको रिवाइज कर लेना, पूछ ले आपको तो याद करना है। ठीक है, ये 5 तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान। हाँ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आज़ादी दिलाई, आज़ादी, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसमें राजस्थान का क्या योगदान है। अरे भैया, राजस्थान में किसान आंदोलन भी चले थे, वो भी उसमें स्वतंत्रता का योगदान हुआ था। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन भी चले थे, प्रजामंडल का स्थापना भी हुई थी। राजस्थान में जो है एकीकरण, तो यहाँ पर
जो जितने भी आधुनिक राजस्थान है, जैसे राजस्थान में क्रांतिकारी वीर कौन कौन से हैं, राजस्थान के क्रांतिकारी वीर कौन से हैं जो भारत की आज़ादी में उनका मुख्य योगदान है, उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। उनके क्या क्या योगदान है, उन्होंने कैसे काम किया, उनका पता होना चाहिए। राजस्थान के क्रांतिकारी वीर और प्रजामंडल और मुख्य रूप से जो है किसान, जो आपके किसान आंदोलन जो हुए थे, बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, मारवाड़ मेवाड़ में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, जयपुर प्रजामंडल में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, सीकर झुंझुनू कोटा इधर भी बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ से प्रश्न जो है आपका बनेगा, वो प्रश्न बनेगा मुख्य रूप से जो है 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। देखो 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6 क्वेश्चन हो गए। और राजस्थान का एकीकरण से आपके एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको लगभग, आपको यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन आपको, 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, और इससे थोड़ा सा इतिहास से थोड़ा से कम प्रश्न आएंगे। इतिहास से 5-7 क्वेश्चन आएंगे, 5 से 7, जबकि ज्योग्राफी से 8-9-10 क्वेश्चन, कभी 8 का आंकड़ा चला जाता है, कभी 9 का। इतिहास से ज्यादा ज्योग्राफी के प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। उससे थोड़े से कम इतिहास के, यानी कि जगह यहां ज्योग्राफी के 8-9 प्रश्न आ रहे हैं, तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? इतिहास के आएंगे। 5 से 7 क्वेश्चन किसके आएंगे? इतिहास के आएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे कला संस्कृति के। सबसे ज्यादा देखो 25 क्वेश्चन में से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए? मैंने लगभग 15 क्वेश्चन बता दिए। मैंने बताए, देखो 7 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी की, 7 से 8 क्वेश्चन है ना, और 5 से 7, तो टोटल मिलाकर इन दोनों को निकालें तो लगभग 15 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 15। लगभग 10 क्वेश्चन आपके आएंगे आर्ट ऑफ कल्चर से। कितने क्वेश्चन आएंगे? ज्यादा भी आ सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं मिनिमम 10% आपके कला संस्कृति से आएंगे। और वो जानदार याद करने वाली चीजें, बिल्कुल सामान्य प्रश्न आएगा, बिल्कुल निम्न में से ये राजस्थान की ये बोली कौन सी, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सा क्षेत्र इस बोली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके के प्रश्न मिलान कीजिए, असुमिलित कीजिए। देखो ढूंढाड़ी कहां पर नहीं बोली जाती है, राजस्थान के कौन से जिले में ढूंढाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, बताइए। ऑप्शन ए सही, बी सी, डी सी, ए और दोनों से कहां बोली जाती है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान की राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की जो भाषा और बोलियां हैं, वहां से देखो यहां पे मुख्य रूप से जो है राजस्थान की बोलियां जो हैं, मुख्य रूप से जो है दे रखा है आपके यहाँ पर, यहाँ बोलियां दे रखी है, आपको ध्यान रखना, बोलियां दे रखी है। यहाँ पर जो है साहित्य में, अगर साहित्य में देखें, कला संस्कृति के साहित्य पाठ में देखें, तो आपके सिलेबस में वो ग्रंथ वंथ नहीं दे रखे हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, वो बड़ा पार्ट है, ग्रंथ याद करना, कौन कौन से हैं ग्रंथ, ये किसने दिया ना, जीवन वीणा किसने दिया, ठीक है, शेडू मोटा सा ग्रंथ किसने लिखा, ये ग्रंथ किसने लिखा, इसकी रचयिता कौन है, ये ग्रंथ, तो वो थोड़ा सा, बहुत सारे ग्रंथ इतिहास राजस्थान के कला संस्कृति में, साहित्य में बहुत सारे हैं, उनके किसने, कौन रचयिता है, क्या है, ठीक है। तो डोला मारू का इस तरीके से। तो यहाँ पर केवल बोलियां दे रखी है। 1% 100% पूछा जाएगा। कृषि और पशुपालन व्यवसायिक जीवनी, देखो बिल्कुल 99 100%। कृषि अगर आप कर रहे हो, एग्रीकल्चर से जो जुड़े हुए हो, तो पशुपालन और जो पशुपालन की जीवन शैली है, उनसे संबंधित जो काम में आती है, जो शब्दावलियां काम में आती है, जैसे आप कहते हो कि जाते हो कि वो जो है मुख्य रूप से जो आप देखते हो, जहाँ खेती वेती नहीं कर रहे हो, अरे वो खेती नहीं, तो वो बीहड़ भूमि पड़ी हुई है, आप बीहड़ किसको बोलते हो, जैसे चारागाह भूमि कौन सी होती है, इस तरीके से कृषि से संबंधित जो शब्दावली होती है, उन शब्दावली से, पशुपालन से, उनसे जीवनी क्या है, उनसे संबंधित एक प्रश्न आपका बनता है। दूसरा आपका लोक देवी देवता प्रमुख संत संप्रदाय से एक प्रश्न आपका बनता है। 100% लोक देवी देवता से आपका प्रश्न 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किससे बनता है? लोक देवी देवताओं से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? दूसरा, प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु मेले, यहां से आपका एक प्रश्न बनता है। लोक पर्व में बनता है, त्योहार में बनता है, मेलों और पशु मेलों में बनता है। लोक कथा, लोकगीत, लोक नृत्य, कहावतें, वहां से एक प्रश्न बनता है, ठीक है। और लोक वाद्य यंत्र, लोक नाट्य, देखो लोक नाट्य में से एक क्वेश्चन, लोक वाद्य यंत्र में से एक क्वेश्चन, यहां से आपके 2 प्रश्न आएंगे। और यहां पर देखो लोकगीत और लोक कथा में से एक आएंगे। त्योहार और पशु मेले में से आपके एक क्वेश्चन आएगा। विभिन्न जनजातीय, यहां से 2 प्रश्न आएंगे। और स्त्री पुरुषों के वस्त्र और आभूषण, वहां से आपका जो है एक प्रश्न आएगा। तो यहां टोटल मिलाकर आपके लगभग जो है, तो मुख्य रूप से और भी देखें, देखो
यहाँ चित्रकला से 1% आएगा, आपके भित्ति चित्रकला है उनसे सबसे 1% आएगा। हस्त औजार नमदे गलीचे इनसे उस्ता कला, ये सब यहाँ से भी 1% आएगा। स्थापत्य कला दुर्ग महल हवेलियाँ 2% आएंगे, ठीक है। और संस्कार और रीति रिवाज कभी आता है कभी नहीं आता है, 1% आता है। धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल वहां से 1 क्वेश्चन, तो 1 2 2 4 5 6 6 क्वेश्चन तो ये हो गए। और लगभग 6 क्वेश्चन, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इन 16 में से लगभग अगर हम देखें कि इसी में 2 नहीं आएंगे, किसी में एक आएगा, किसी में से आएगा भी नहीं, तो यहां पर देखें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपके किससे आएंगे, आपके कला और संस्कृति से आएंगे। किससे आएंगे? कला और संस्कृति से। पूरा सिलेबस का गहन अध्ययन कर रहा हूं, बता रहा हूं इस तरीके से आपके सिलेबस कंप्लीट होने वाला, इस तरीके से सिलेबस में। तो ये आपका हिंदी और जीके का पार्ट कंप्लीट हो गया। किसका पार्ट कंप्लीट हो गया? हिंदी और जीके का पार्ट मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। ये सारा मैंने बता दिया, ठीक है। अब आता है, अब हम बात करेंगे अपनी मेन सब्जेक्ट कृषि विज्ञान। कौन सी? कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? टोटल क्वेश्चन आएंगे सर 60 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने 40 क्वेश्चनों की 15 और 25 40 क्वेश्चनों की बात कर ली। अब हमारे जो 60 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट है, मतलब 60% सब्जेक्ट का रोल है। कुछ भी नहीं है, सबकी सब्जेक्ट अच्छी होती है, टॉप होती है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं केवल टॉपिक का नाम बताऊंगा और आपको उसको कैसे तैयार करना है वो बताऊंगा, और कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। शानदार है, जानदार है, जिसकी एग्रीकल्चर अच्छी है ना उसको जीके और हिंदी अच्छी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी एग्रीकल्चर अच्छी है उसको हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है। जीके भी वो पढ़ लेगा क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है जीके भी। ज्योग्राफी क्यों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अपने भूगोल आ गई। और फिर आर्ट और कल्चर तो याद कर सकता है, रट सकता है, लेकिन हिंदी में दिक्कत आती है उसको। मैन सुपरवाइजर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है स्टूडेंट के लिए? हिंदी है। हिंदी में भी कुछ टॉपिक है जो समझने वाले होते हैं, उनमें दिक्कत आती है, ठीक है। देखो, कृषि से जो स्टेटिकल डाटा होते हैं एग्रोनॉमी के, हॉर्टिकल्चर के, पशुपालन के, जो सांख्यिकी है 2025-26 में, 2024-25 में पशुपालन उत्पादन कितना हुआ, दूध उत्पादन कितना हुआ, फलों का उत्पादन कितना हुआ, सब्जियों का उत्पादन, इसका एरिया क्या है, डाटा से रिलेटेड, आंकड़ों से रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न होगा वो प्रश्न एक तो पक्का पूछा जाएगा। उद्यान विज्ञान में हो, चाहे एग्रोनॉमी में हो, चाहे पशुपालन में हो, 100% एक डाटा से क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी तो 2 भी आ जाते हैं, तो 1 या 2 प्रश्न आपके डाटा से पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 जो सब्जेक्ट है उससे डाटा से रिलेटेड 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तीनों सब्जेक्ट के कोई न कोई डाटा, प्रोडक्शन पूछ लग सकता है, एरिया पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर फ्रूट का एरिया पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो सब आपको किताबों में मिल जाएगा। मेरी क्लास भी ली हुई है, ऑनलाइन क्लासेस भी, बहुत सारे यूट्यूबर चैनल भी जो है डाटा के, आंकड़ों के पर्सन, आंकड़ों के जो हैं आपके मुख्य रूप से वीडियो डालते रहते हैं। लेटेस्ट आंकड़ों के एग्जाम से 1-2 में, आपको एग्जाम से 2-4 दिन पहले देखना है आंकड़ों का जो आपको टॉपिक है ये कंप्लीट कब करना है? एग्जाम से 4-5 दिन, ताकि लेटेस्ट याद रहे आपको। वो सारे यूट्यूब पर डाल देते हैं, यूट्यूब में जो क्लास लेने वाले टीचर्स हैं वो एग्जाम से 4-5 दिन पहले प्रोवाइड करवा देते हैं स्टूडेंट को, और वो लिख के याद कर ले आराम से, ठीक है। राजस्थान के जलवायु खंड से प्रश्न आता है, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन से एग्रोनॉमी में प्रश्न आएगा। देखो टोटल 60 क्वेश्चन है, उसमें से 20-20 रहेगा, 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 20 आपके एग्रोनॉमी में, 20 क्वेश्चन आपके मुख्य रूप से हॉर्टिकल्चर में, 20 क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री में। देखो अब यहां पर मृदा उर्वरकता उत्पादकता में से 1 प्रश्न कभी आता है कभी नहीं आता है, ये मैं कह नहीं सकता। 100% 50-50 रेशियो है इसमें, 50-50 50%। सारी ऊसर भूमि अम्लीय मृदा 100% 1% आएगा। जहां मैं 100% लगा रहा हूं वहां समझना पर्सन 100% आएगा। राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा संरक्षण, जल मृदाओं और के संरक्षण के तरीके, 100% क्वेश्चन आएगा। एक तो मृदा संरक्षण कितने प्रकार का होता है, सोइल इरोजन कितने प्रकार का होता है, सोइल इरोजन को रोकने के तरीके, सस्य प्रबंध कौन से हैं, और मुख्य रूप से सस्य के साथ साथ जो है मैकेनिकल प्रबंध कौन से हैं, स्लोप्स के बारे में बार बार पूछते हैं। ट्रेंच फार्मिंग क्या होती है, ये बैंड फार्मिंग में कौन सा स्लोप रखते हैं वो पूछते हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध स्रोत 1 से 2% आते हैं, ध्यान रखना। प्लांट न्यूट्रिएंट से 1 से 2% आपके 100% एग्जामिनर पूछता है, तो ये टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना 1% तो 100% पक्का आएगा ही, 1% तो आपका आएगा। मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए कि किस टॉपिक से कैसा पर्सन आता है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। सिलेबस को एक तरफ रखूँगा, फिर मैं अगले वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि स्टूडेंट देखेंगे नहीं, वो बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको पूरे सिलेबस का गहन अध्ययन कर सको, ठीक है। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की वर्दी क्या, कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट हैं,
देखो, अब देखो, सस्य विज्ञान ही चल रहा है, पाठ सस्य विज्ञान ही चल रहा है, उसको अलग अलग स्लाइड में डाला मैंने। देखो, जीवाश्म खाद महत्व प्रकार बनाने वाली विधियां, 1% पक्का आएगा। सिंचाई जीवाश्म खाद में वो सारे आ गए, नाइट्रोबैक्टर क्या है, आपको एटमोस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कौन से हैं, जीवाश्म खाद कितने प्रकार के होते हैं, जैविक खाद, वो सारे आ गए इसमें। जैविक खाद जो है, रासायनिक खाद है। तो जीवाश्म खाद में जो जैविक जैविक वाला पार्ट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, नॉन फिक्सेशन नाइट्रो बैक्टीरिया कौन से हैं, वो सारे वहां से आपका 1%, 100%। इरीगेशन से आपका 1% आएगा, और खरपतवार से 100% 1% आएगा। बीज से कभी आता है कभी नहीं आता है, इसकी डिस्टेंस पूछते हैं, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड की डिस्टेंस पूछते हैं, इनके बीच की दूरी पूछते हैं, तो ये आएगा। ड्राई फार्मिंग से 1% आपका बनेगा। और राजस्थान में संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं से 1 या 2% आता है, महत्वपूर्ण योजनाओं का 1 या 2% आता है। अनाज वाली फसलें, जितनी भी फसलें हैं ना, उन फसलों से ये देखो टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। 12 क्वेश्चन के बाद में 5 क्वेश्चन आपके फसलों से आएंगे, ध्यान रखना, 4 से 5 क्वेश्चन आपके फसलों से आएंगे। ये टोटल टॉपिक में से 8 से 10% आएंगे, और लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन टॉपिकों में से, 12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, और 5-7 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, मतलब 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपके टॉपिकों में से आएंगे, और लगभग 6-7% बच गए वो आपके फसलों में से आएंगे। यानी जितनी भी फसलें हैं, केस क्रॉप हैं आपके, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कौन कौन सी फसलें अनाज वाली फसलों में कौन कौन सी है, एक मक्का है, एक ज्वार है, एक बाजरा है, एक धान है, गेहूं है, और जो है, देखो मक्का को अच्छे से याद करना है, बाजरा को अच्छे से याद करना है, वीट को अच्छे से याद करना है, और जो को नहीं, ये 3 तो इसमें से याद ही करना है। उसमें से एग्जामर किस % देता ही है, 100% देता है, ठीक है। उसके बाद में वही सस्य, दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली में मसूर है, उड़द है, मोठ है। यहाँ दाल वाली में चावल नहीं आएगा, चावल उसी में आएगा। एग्रोनॉमिक फसलें, अनाज वाली फसलें में आएगा चावल, चावल यहाँ पे नहीं आएगा। मटर है, ये कौन सा है, मटर, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मटर है। तिलहनी फसलों में मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सरसों है, अलसी है, अरंडी है, सूरजमुखी है, तारामीरा है। आप लिखते रहो, यही जो सिलेबस में वही फसलें आएंगी, ध्यान रखना। रेशेदार फसलों में है, तो ये देखो रेशेदार में ये सारी जो रेशे वाली फसलें हैं, रेशे वाली फसलों के बाद में जैसे मेडिसिन, मसालों वाली फसलों में, मसालों वाली कौन सी है, सौंफ है, मेथी है, जीरा है और धनिया है। रेशे में सारी फसलें हैं। नकदी फसलों में गंवार और गन्ना है। जितनी भी कॉटन वोटन रेशे वाली, अलसी है, ये 2-3 क्रॉप है आपके सिलेबस में। कपास और अलसी ये रेशे वाली फसलों में है, ठीक है। ये कोमा है, ये अलग है। ये क्या है, ये मुख्य रूप से सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया किसकी है, ये मुख्य रूप से मसाले वाली फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं ये, मसाले वाली। तो टोटल मिलाकर यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे फसलों से। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 से 7% आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं है लेते हुए देखो, उद्यानिकी में देखो, पादप प्रवर्धन से 1% पक्का आता है। उद्यान में लगने वाली विभिन्न प्रकार की रेखांकन विधियां, जैसे वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, इनकी क्या क्या, पहले स्टार्टिंग में क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या फैक्टर प्रभावित करने वाले कारक हैं। षष्ठभुजाकार विधि, हेक्सागोनल जो है, पालालू जैसी मौसम विपरीत स्थितियों में 1% आता है, 1% इससे आता है। परिस्थितियों में उद्यान विभिन्न पादप वर्दी, इससे 100% 1% आता है। और औषधीय प्लांट से औषधीय पादप से 1 से 2% 100% आता है, 2% आएंगे, ध्यान रखना। मेडिसिन प्लांट से 2% आएंगे, और फूलों वाले से 2 से 3% इससे आएंगे। फ्लोरिकल्चर से 2 से 3% आएंगे, 1 से 2% आएगा मेडिसिन प्लांट से, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगला जो है आपके मुख्य रूप से उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं, पूरी याद रखना ना। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं ना, उन योजनाओं को अच्छे से याद कर लेना। वहां से आपका पर्सन बनता है, तो उन योजनाओं से 1 से 2% आएंगे। कितने आएंगे, 1 से 2% आपके पक्का पूछे जाएंगे। जितनी भी एग्रीकल्चर की योजनाएं हो, एग्रोनॉमी से संबंधित हो, चाहे उद्यानिकी विज्ञान से संबंधित हो, चाहे पशुपालन से संबंधित हो, 2% हमेशा एग्जामिनर पूछता है। चाहे वो एनिमल पशुपालन से संबंधित योजना हो, चाहे उद्यान विज्ञान से संबंधित योजना हो। फल और सब्जी के परीक्षण से आपके 2 से 3% आते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जितने भी ये फल वाले, जितने भी जो आंवला, अंगूर, देखो कौन कौन सी है आपके फल। पोमोलॉजी में कौन कौन से फल है, आम है, नींबू है, वर्गीय फल है, अमरूद है, अनार है, पपीता है, खजूर है, आंवला है, अंगूर है, लसुआ भी। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके जो है वेजिटेबल से आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, टोटल 10 तो ये हो गए, और 10 उसमें से आएंगे टॉपिक में से और औषधि और इनमें से। तो 5 क्वेश्चन तो किस में आएंगे, सब्जियों में से आएंगे। 5 क्वेश्चन किसे आएंगे, पोमोलॉजी में। 5 और 5 10 तो ये हो गए, और 10 टॉपिकों में जो स्टार्टिंग हॉर्टिकल्चर के टॉपिक मैंने बताया उनमें से आएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 20। अब देखो
पशुपालन में भी वही 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। सीधी सी बात है, कौन कौन सी नस्लें दे रखी है, गाय की है, गिर है, थार पारकर है, नागौरी है, राठी है, जर्सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन है, ये विदेशी नस्ल है, मालवी है, हरियाणवी है, मेवाती है। भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं, इससे नस्लों से 1 से 2% आएगा, ध्यान रखना। एग्जामिनर ज्यादातर 2% देता है, एक तो विदेशी नस्लों से देता है और एक सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है और उसका कौन सी नस्ल की विशेषता है ये डायरेक्ट पूछता है। भैंस की नस्ल से सूरती है, नीली रावी है, बदावरी है, जाफरवादी है, मेसाना है, इसको याद कर लेना। यही 1 से 2% यहाँ से आएंगे। उसके बाद में बकरी की कौन सी है, जमुनापुरी है, बारबरी है, बीटल है, टोगनबर्ग है। और भेड़ की कौन सी है, मारवाड़ी है, चोकला है, मालपुरा है, मेरिनो। इन सब से देखो, कारगुल है, जैसे इन सब से जो जितने भी नस्लें हैं, उन नस्लों से, चाहे भेड़ की हो, बकरी की हो, गाय की हो, भैंस की हो, ये नस्लें सिलेबस में देख लेना कि कौन कौन सी नस्लें हैं सिलेबस में, वही आपको पढ़नी है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। जो सिलेबस में नस्लें दे रखी है वही आपको पढ़नी है, उससे आगे आपको ज़्यादा अविस्त है। ये देखो, अविकालीन है, इनका कौन कौन सा क्रॉस है, क्रॉस बार बार एग्जामिनर पूछता है आपसे, क्रॉस बार बार क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है। तो इस तरीके से देखो, ये देखो, एक ऊंट प्रबंध, ऊंट की जितनी भी नस्लें हैं उसका प्रबंध है, प्रबंध की आते हैं मैनेजमेंट का। पशुओं के रोग इंपॉर्टेंट है, 1 से 2% इससे बोलता है। औषधियाँ, औषधियों से 1% आएगा। पशुपालन प्रबंध, मैनेजमेंट, उनके घर आवास को क्या कहते हैं, आवास उनकी जो है ओपन एरिया के लिए कितनी दूरी रखते हैं, क्लोज एरिया के लिए कितनी दूरी रखते हैं, उनका पशु, उनके लिए कौन कौन से आवास। डेयरी, डेयरी में आपको पूरा याद करना है। डेयरी से 2 से 3% आएंगे। डेयरी से कितने परसेंट आएंगे, डेयरी जो डेयरी टेक्नोलॉजी उससे 2 से 3। दूध का कंपोजिशन है कि जो है मुख्य रूप से छेना है, पनीर है, ठीक है, फैट है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद करना है। डेयरी से आपके 2 से 3% आएंगे। तो टोटल मिलाकर आपको मुख्य रूप से जो देखना है वो देखना है, मुख्य रूप से जो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 20 + 20 और 20, ये 60 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्रीकल्चर से। तो ये आपके बिल्कुल सही, इसमें से आपको कम से कम भी 50+ क्वेश्चन सही करने हैं। 50 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आप अपने सब्जेक्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकोगे। अगर जितनी ज़्यादा सब्जेक्ट अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपको जीके के अंदर और हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने 50 से कम आंकड़ा लिया एग्रीकल्चर में और आपने फिर आपको जीके और हिंदी में अच्छा आंकड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जीके में अगर आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं फिर आपको, और हिंदी में लगभग 10 क्वेश्चन सही करने हैं, तो 50 और 30 कितने होंगे, 80। तभी आपका सिलेक्शन होगा भैया, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको यहाँ, अगर आप यहाँ अच्छी मार्किंग कर रहे हो, 60 में से 55 क्वेश्चन कर रहे हो, 50 क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे आपने 20 कर दिया, यहाँ पे अगर आप जनरल और ओबीसी में हो तो लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आपको सही चाहिए सिलेक्शन के लिए, अच्छी रैंक के लिए। और सिलेक्शन के लिए 75 से 80 चाहिए, अच्छी रैंक के लिए तो 85 भैया, 100 में से 85 आने चाहिए अच्छी रैंक के लिए। सिलेक्शन के लिए आपको 75 से 80 क्वेश्चन चाहिए। कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है, डिपेंड करता है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल कैसा है, पेपर के लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। तो पेपर इजी है तो आपको 80 का आंकड़ा तो छूना ही छूना है। पेपर मीडियम है, मीडियम में आपको 70 से 75 क्वेश्चन तो छेड़ना है। पेपर बिल्कुल हार्ड है तो लगभग 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही करने हैं। हार्ड भी होगा तो भी 60 से 70 तो कट ऑफ जाएगी जाएगी, ध्यान रखना। तो पेपर के लेवल के हिसाब से आपको उसमें एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन को नेगेटिव नहीं करना है। अगर हार्ड है तो क्वेश्चन को मार्किंग कम कर देना है, अगर हार्ड है पर्सन नहीं है तो वो सभी के हार्ड होगा, इसलिए वो जाएगा 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में जाएगा। फिर ध्यान रखना, इजी है तो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन, और मीडियम है तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये आपका मामला होने वाला है। तो मैंने पूरे सिलेबस का अच्छे से शानदार जानदार रूप से एनालिसिस कर लिया है। पूरे वीडियो को 1.5 के मोड में देख के पूरे सिलेबस का गहन अध्ययन कर लेना है, अपने सिलेबस को लिख लेना है, प्रीवियस एग्जाम में कैसे प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को इन सिलेबस के साथ मैच करना है और लिखना है। फिर स्मार्ट स्टडी के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है, निश्चित % से आपका सिलेक्शन है। ठीक है, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपको। अब नया वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रश्न आएंगे और किस प्रकार का इस बार अधीनस्थ बोर्ड का पेपर का पैटर्न रहेगा, आपको कैसे तैयारी करनी है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है,
किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो एक नया वीडियो में जल्द आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा सोलित रखिए, तैयारी को रेगुलर रखिए, कंटिन्यू रखिए। भगवान से कामना करूंगा कि निश्चित रूप से आप अच्छी, स्मार्ट और शानदार, कम समय में जानदार शानदार तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।